नमस्कार। मेक आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये यूपी पीसीएस मेंस निबंध सीरीज का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले मैं 2 लेक्चर में आपको 2 निबंध के बारे में बता चुका हूँ। जैसे मैंने पहले लेक्चर में आपको कृषि में नई संभावनाएं उस एसे को डिस्कस किया था। पिछले लेक्चर में मैंने आपको शिक्षा और नैतिक मूल्य उस एसे के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी सीरीज का ये तीसरा लेक्चर है और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बोला था कि इस लेक्चर में मैं आपको साहित्य के निबंध के बारे में बताऊंगा कि साहित्य का निबंध किस तरीके से हम लिखें जिससे कि वो हमारे लिए मुख्य परीक्षा में अंकदायक हो। उसके लिए चलिए हम शुरू करते हैं इस एसे को। देखिए, इस एसे का नाम है कि समाज के नव निर्माण में साहित्य की भूमिका। देखिए, ये एसे यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा में पूछा गया है, इसीलिए इस एसे को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी थी कि सर एसे को जो हम लिखते हैं तो उसका सोर्स क्या है, क्या हम पढ़ें। तो देखिए, आप सोर्स के लिए क्या कर सकते हैं कि आप योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं और जब भी आप क्या बोलते हैं कि न्यूज़पेपर में आप कोई आर्टिकल पढ़ें तो आर्टिकल के बारे में आप ये देखिए कि आर्टिकल की शुरुआत कैसे हो रही है, उसकी भूमिका कैसे है। आर्टिकल की भूमिका और आर्टिकल का निष्कर्ष आप जरूर देखें कि जो लेखक ने वो आर्टिकल लिखा है उस आर्टिकल की शुरुआत कैसे करी है, उस आर्टिकल को जो निष्कर्ष है उसको किस तरीके से लिखा है। अगर आप एडिटोरियल में या संवाद में इस तरीके की चीज़ों को देखेंगे आपको ये समझ में आएगा कि हम जो निबंध है उसको लिखने के लिए हम किस तरीके से भूमिका को बनाएंगे, किस तरीके से हम उसके निष्कर्ष को प्रभावी बनाएंगे। और अगर आप योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन को फॉलो कर रहे हैं और दूसरी बात जो आपको ये समझना होगा कि आपके निबंध का क्या सिलेबस है। अगर आपके सिलेबस से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल मिलता है तो आप उसको जरूर पढ़ें। उस आर्टिकल में आप ये समझने की कोशिश करें कि उस आर्टिकल में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपके लिए किस तरीके से आप उसको अपने एसे में लाएं जिससे कि आपका निबंध प्रभावी बने। तो ये थोड़ी सी बात डिस्कशन हुआ कि आप निबंध को किस तरीके से कहाँ से पढ़ सकते हैं और जो उसमें क्या बोलते हैं कि जो केस स्टडी है उसको आप देख सकते हैं कि किस केस स्टडी का प्रयोग करके हम अपने निबंध को प्रभावी बना सकते हैं। इसी क्रम में हम बात करेंगे। तो अगर हम इस पर्टिकुलर निबंध की बात करें, इस निबंध में क्या है कि समाज के नव निर्माण में साहित्य की भूमिका। देखिए, मैं पिछले 2 लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि निबंध की शुरुआत या तो आप किसी कोटेशन, कविता, श्लोक से कर सकते हैं, आप किसी केस स्टडी के आधार पे भी अपने निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। उसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कोटेशन मैंने लिखी हुई है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ये कोटेशन है जिसका क्या मीन है कि साहित्य का कर्तव्य केवल ज्ञान देना नहीं है, साहित्य का कर्तव्य केवल ज्ञान देना नहीं है परंतु एक नया वातावरण देना भी है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा निबंध है उससे हमारी कोटेशन, जो हमारी भूमिका है, थोड़ी बन रही है। देखिए, साहित्य के निबंध में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैं जब साहित्य की निबंध की मैंने अभी कॉपी चेक करी कुछ, तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी कि बच्चे क्या करते हैं कि जब हम साहित्य पे निबंध लिखते हैं तो वो लोग हिंदी साहित्य का पूरा जितना हिंदी साहित्य में चीज़ें हैं उनको लिख देते हैं। देखिए, साहित्य का मतलब सिर्फ हिंदी साहित्य नहीं होता है। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप साहित्य में निबंध लिखें तो साहित्य की बहुत सारी जितनी डायमेंशंस हैं उनको ऐड करें। जैसे मैं इसी क्रम में आपको बताने की कोशिश करूं तो साहित्य की भूमिका में समाज के नव निर्माण में, तो साहित्य देखिए, एक तो साहित्य हो सकता है, हिंदी साहित्य हो सकता है, हिंदी साहित्य हो गया, या बौद्ध साहित्य हो गया अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, या तीसरा जैन साहित्य हो गया। देखिए, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि निबंध में अगर हम साहित्य में निबंध लिख रहे हैं तो साहित्य के निबंध में हम कितने आयामों को लिखें जिससे कि हमारा निबंध जो है वो प्रभावी बने। इसी क्रम में हम बात करें तो आप भक्ति साहित्य के बारे में बता सकते हैं या सूफी साहित्य के बारे में बता सकते हैं। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब आप निबंध लिखें तो निबंध की शुरुआत में आपको पहले जब फ्लो चार्ट आप बनाएं 5 से 6 मिनट में, तो आपको ये समझना जरूरी है कि हम उसमें किन डायमेंशंस को ऐड करें, किन डायमेंशंस को ऐड करके हम अपने निबंध को प्रभावी बनाएं। उसी क्रम में मैं बात कर रहा हूं कि जब साहित्य पे हम निबंध लिखते हैं तो उसमें हमको ये ध्यान रखना होगा कि हम हिंदी साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, भक्ति साहित्य, सूफी साहित्य या अंग्रेजी साहित्य। देखिए, भारत आपको पता है विविधता का देश है, तो भारत में आपने एक चीज देखी होगी कि आपने पढ़ी भी होगी कि भारत में हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य, बंगाली साहित्य, उड़ीसा साहित्य, बहुत सारे साहित्य हैं। तो अगर आप समाज के नव निर्माण में साहित्य की भूमिका लिखेंगे तो नव निर्माण में हर एक साहित्य का उतना ही महत्व होगा।
तो आप ये बात समझिए कि मैं आपको ये बताने की कोशिश में हूं कि जब भी आप साहित्य पे निबंध लिखें, मान लीजिए ये पर्टिकुलर ऐसे कि समाज के नव निर्माण में साहित्य की भूमिका, या साहित्य या नैतिकता पे लिखें, साहित्य या संस्कृति पे लिखें, तो आपको ये समझना होगा कि आप कितने ज्यादा आयामों को प्रयोग करके, कितने ज्यादा आयामों को लिख करके आप अपने निबंध को प्रभावी बना सकते हैं। तो उसी क्रम में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि आप अगर हिंदी साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, भक्ति साहित्य, सूफी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इनका प्रयोग करेंगे तो आपका निबंध बहुआयामी होगा। उसी के साथ साथ में अगर हम बात करें तो वैश्विक पटल पे जो साहित्य की भूमिका रही कि जो देखिए समाज जो है लोगों से मिलकर बनता है, और जो लोगों का ग्रुप होता है वो किसी एक पर्टिकुलर वातावरण में रहता है। तो समाज में अगर लोगों का कोई ग्रुप है तो वो किसी ना किसी चीज से प्रभावित होगा। तो जो साहित्य भी होता है, साहित्य क्या होता है, वो समाज का दर्पण ही तो होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये कोटेशन बहुत कॉमन है कि साहित्य क्या है, समाज का दर्पण है। तो क्या है कि जब हम साहित्य पे निबंध लिखेंगे तो साहित्य पे निबंध लिखने के लिए हमको ये समझना है कि समाज कैसा है, उस समाज में पर्टिकुलरली क्या क्या चीजें हैं। जैसे अगर साहित्य के बारे में बात करूं तो मैं इसमें ये बता सकता हूं कि साहित्य क्या करता है कि अंधकार रूपी समाज से उसको हमको क्या आशा रूपी मशाल की ओर ले जा सकता है। साहित्य क्या करता है, साहित्य सामाजिक बुराइयों को उजागर करता है। साहित्य वर्तमान परिस्थितियों में जो भी सामाजिक बुराइयां हैं या द्वेष है या विघटन है, उन बुराइयों को उजागर करता है जिससे कि समाज बेहतर बने। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं आपको अभी तक आपको इतना बताने की कोशिश में हूं कि जब हम समाज के नव निर्माण में साहित्य की भूमिका, यानी साहित्य पे जो हम निबंध लिखेंगे तो साहित्य के निबंध में हमको ये ध्यान रखना है कि साहित्य की सारी डायमेंशंस को हमको लिखना है। साहित्य में हमको ये बताना है कि हिंदी साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, भक्ति साहित्य, सूफी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इनका क्या प्रयोग है, इनका क्या उपयोग है कि हम इनको यूज करके अपने साहित्य के निबंध को बहुआयामी बनाएं। देखिए उसी क्रम में अगर हम बात करें तो अगर आप निबंध की शुरुआत किसी कोटेशन से कर सकते हैं, आप किसी क्या बोलते हैं केस स्टडी से शुरू कर सकते हैं। ये पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपको बताया है। उसी क्रम में मैं उस पर ज़्यादा बात न करके अब मैं इस बात पे बात करता हूं कि निबंध में बेसिकली जो समस्याएं आती हैं बच्चों की, वो कहते हैं कि सर कि हमेशा ये बोला जाता है कि निबंध में आप प्रवाह बनाएं। देखिए मैं पिछले 2 लेक्चर में भी बात बोल चुका हूं कि प्रवाह बनाने के लिए सबसे जरूरी आपको ये समझना है कि निबंध आप किस पे लिख रहे हैं, कि निबंध की आपकी पर्टिकुलर थीम क्या है। थीम को ध्यान में रख करके हम अपने निबंध को लिखेंगे। उसी क्रम में अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर टॉपिक की, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम ये देखेंगे कि साहित्य समाज के नव निर्माण में साहित्य की भूमिका। मैंने आपको कोटेशन बताया, मैंने आपको बताया कि आप जब साहित्य में निबंध लिखेंगे तो हिंदी साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, भक्ति साहित्य, सूफी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इन सारे के बारे में आप बता सकते हैं। तो इसके लिए अगर कोटेशन लिखा है तो कोटेशन को हमने जस्टिफाई भी करना होगा। कोटेशन को जस्टिफाई करने के बाद अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें, अगर हम इसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो साहित्य कि समाज के नव निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए अगर भारतीय संदर्भ में देखेंगे तो हम अगर वैदिक साहित्य से शुरू करें तो आपको पता है कि वैदिक साहित्य में क्या संस्कृत भाषा का अधिक प्रयोग होता था। तो आपको उस समय तक पता है कि जो संस्कृत भाषा होती थी वो एक एलाइट ग्रुप लोग उनको समझ पाते थे, सारे लोगों को वो भाषा समझ में नहीं आती थी। कहने का मतलब ये है कि जो साहित्य था उसका भी कुछ वैदिक साहित्य का भी समाज पे प्रभाव पड़ा होगा। देखिए मैं आपको फिर से मैं वही बात दोहरा रहा हूं कि मैं आपको वो चीजें बताने की कोशिश में हूं कि आप किस तरीके से अपने निबंध का फ्लो चार्ट बनाएंगे, किस तरीके से आप अपने निबंध को लिखेंगे, आप किन डायमेंशंस को यूज करें जिससे कि आपका निबंध बेहतर हो। उसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको वैदिक साहित्य बताया, इसके बाद में आप देखेंगे तो आप बौद्ध साहित्य के बारे में बता सकते हैं कि बौद्ध साहित्य का समाज के नव निर्माण में क्या भूमिका रही होगी। जैसे आपको पता है कि बौद्ध साहित्य में अगर हम देखें तो करुणा की बात की जाती है, या पशुओं पर दया करने की बात की जाती है, अहिंसा की बात की जाती है। तो ये सारी चीजों का समाज पे कहीं ना कहीं तो प्रभाव पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि जो बौद्ध साहित्य रहा या जैन साहित्य, इसके बाद अगर हम बात करें जैन साहित्य की, तो इन दोनों की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। और पाली भाषा क्या थी? आम जनमानस की भाषा थी। तो जो इस साहित्य में जो भी बातें की गई होंगी तो उन बातों का जो प्रभाव होगा वो सीधे सीधे आम जनमानस पे पड़ा होगा। आप बात समझ पा रहे हैं मेरी? तो मैं आपको यह बताने की कोशिश में हूं कि समाज के नव निर्माण, क्योंकि देखिए समाज परिवर्तनशील है, समाज बदलता रहता है, हर एक इरा में समाज बदला है।
तो जो लिटरेचर लिखा गया होगा तो उस समाज को देख के ही तो लिखा गया होगा कि समाज के वर्तमान परिदृश्य को देखकर कि समाज में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं या समाज में किस तरीके की चीज़ों का समावेशन हो रहा है। तो उसी क्रम में मैं आपको ये बताने की कोशिश में हूँ कि वैदिक साहित्य, मैं आपको ये बताने में क्रम में हूँ कि मैं आप अपने निबंध में किस तरीके से प्रवाह बनाएंगे। उसी क्रम में मैं आपको बात करूं तो वैदिक साहित्य हो गया, बौद्ध साहित्य हो गया, जैन साहित्य हो गया। जैसे जैन साहित्य में आपने पढ़ा होगा कि अहिंसा परमो धर्म, तो इस तरीके की कोटेशन का भी आप बीच बीच में प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि अहिंसा परमो धर्म। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप निबंध लिखें तो निबंध लिखने के क्रम में आपको यह पता होना चाहिए कि निबंध में हमारी थीम क्या है, उस थीम के अकॉर्डिंग हम अपने पैराग्राफ को किस तरीके से लिखें जिससे कि हमारे निबंध का प्रवाह बना रहे। मैं उसी क्रम में आपको मैंने बताया वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। उसी क्रम में अगर हम अगला बात करें तो अगली बात हम ये बोल सकते हैं कि इसके बाद में आप धीरे धीरे देखेंगे कि जैसे जैसे बदलाव होगा तो अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में आपको पता है कि भक्ति साहित्य, सूफी साहित्य। जैसे भक्ति साहित्य की अगर हम बात करें तो इसमें स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया, मोक्ष की बात करी गई। उसी तरह सूफी साहित्य की बात करें तो इसमें भी मानवतावाद को बढ़ावा देने की बात करी गई। तो इन तरह की चीज़ों को हम अपने निबंध में लिख सकते हैं। देखिए, मैं आपको फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ कि जब साहित्य पे निबंध लिखा जाता है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो हिंदी साहित्य में जो जो चीज़ें हैं उसको लिखना शुरू कर देते हैं और एक उनका डायमेंशन रहता है। मैं आपको ये बताने की कोशिश में हूँ कि आप अपने निबंध में कितनी डायमेंशंस का प्रयोग करें जिससे कि आपका निबंध बहुआयामी हो। मैं इसी क्रम में आपको भारतीय परिप्रेक्ष्य में आपको बताया कि साहित्य में आप किन किन चीज़ों को लिख सकते हैं। इसके बाद की अगर मैं इसके अगली बात करूँ तो मैं मध्यकाल की बात करूँ तो मध्यकाल में कैसा साहित्य लिखा गया आप उसको लिख सकते हैं। मध्यकाल के साहित्य को आप लिख सकते हैं। इसमें आप क्या बोलते हैं कि मुगल साहित्य के बारे में बता सकते हैं। जैसे मुगल साहित्य में आपने पढ़ा होगा कि रामायण और महाभारत इनका फारसी में अनुवाद भी किया गया, तो उन चीज़ों को भी आप अपने निबंध में लिख सकते हैं। अब बात आपको ये समझना है कि आपने अगर इतनी चीज़ें बता दी तो फिर आपकी निबंध की थीम क्या थी। निबंध की थीम थी कि समाज के नव निर्माण में साहित्य की भूमिका। अगर समाज है तो समाज में कुछ ना कुछ समस्याएं भी होंगी, क्योंकि देखिए क्या करता है कि जो साहित्य होता है वो समाज की जितनी सामाजिक बुराइयां होती हैं उनका रामबाण इलाज है। क्योंकि जो सामाजिक बुराइयां होंगी उन सामाजिक बुराइयों को किस तरीके से हम हैंडल करें, उनको किस तरीके से समाप्ति करें, तो साहित्य उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साहित्य क्या करता है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसी क्रम में अगर हम बात करें कि सामाजिक बुराइयां या विघटन उनकी समाप्ति के लिए साहित्य है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिसे मान लीजिए कि समाज में कुछ सामाजिक बुराइयां होंगी, उनकी समाप्ति के लिए, या क्या बोलते हैं कुछ आर्थिक रूप से विघटन होगा यानी कि आर्थिक विषमताएं होंगी, उनकी समाप्ति के लिए, तो इस तरीके की चीज़ों को हम अपने निबंध में लिख सकते हैं। अगर इसी क्रम में हम बात करें कि जैसे मान लीजिए हमने क्या बोलते हैं कि वैदिक साहित्य से शुरू किया, मैंने बौद्धिज्म आपको बताया, जैनिज्म बताया, भक्ति बताया, इसके अलावा मैंने आपको सूफी बताया। इसी क्रम में देखिए आप इसको किस तरीके से विश्व स्तर पर विश्व स्तर की जो घटनाएं हैं उसमें किस तरीके से साहित्य लिखा गया आप उसका भी जिक्र कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि 13वीं-14वीं शताब्दी के बाद में 13वीं-14वीं शताब्दी के बाद में पुनर्जागरण की बात की गई। पुनर्जागरण यानी कि प्रबोधन काल। तो देखिए प्रबोधन काल में बौद्धिकों की भूमिका तो रही होगी। अगर बौद्धिकों की भूमिका है तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने वहां की सामाजिक बुराइयों को उजागर किया होगा। अगर सामाजिक बुराइयां उजागर होंगी तो साहित्य की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी कि किस तरीके से उन बुराइयों को हम समाप्ति की ओर ले जाएं और समाज को किस तरीके से बेहतर बनाएं। तो इसी क्रम में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए हम निबंध में कितनी डायमेंशंस को लिख सकते हैं। अगर आप निबंध में इस तरीके की डायमेंशंस का यूज करेंगे तो आपका निबंध डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। तो उसी क्रम में मैं अगर पर्टिकुलरली इस बात कर रहा हूं कि अगर मैं 13वीं-14वीं शताब्दी में पुनर्जागरण होगा, उसके बाद प्रबोधन का काल आया। उसी क्रम में आपने टॉमस पेन, रूसो, इन सब का नाम सुना होगा। जैसे रूसो क्या बोलता था, रूसो बोलता था मानव की स्वतंत्रता पे बात करता था।
टॉमस पेन मानव अधिकार की बात करता था, प्राकृतिक अधिकार की बात करता था। तो वो सारी चीजें भी हम अपने निबंध में लिख सकते हैं कि विश्व का जो प्रदेश था, विश्व का परिदृश्य था, उसमें किस तरीके से जो साहित्य था समाज के नव निर्माण में उसकी भूमिका रही। अगर प्रबोधन काल आया तो उससे क्या हुआ कि मानव में तर्क करने की क्षमता बढ़ी, मानव में तर्क, वितर्क, विश्लेषण आदि करने की क्षमता बढ़ी, जिससे क्या हुआ कि मानव की स्वतंत्रता बढ़ी, मानव को अधिकार मिलना शुरू हुए। अगर हम एक पर्टिकुलरली बात करें तो जो क्या बोलते हैं कि राजा का ही शासन होता था, तो राजा जो भी बात बोलता था वो सही थी, लेकिन पुनर्जागरण प्रबोधन के काल के बाद में मानव की स्वतंत्रता पे बात होने लगी, तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड साहित्य लिखा गया होगा। तो देखिए इसी क्रम में अगर आप इन सारी चीजों का यूज करेंगे, आप अगर टॉमस पेन हो गया, रूसो हो गया, अगर आप इनका एग्जाम्पल देंगे और इनकी बात को लिखेंगे तो आपका निबंध डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। मैं आपको ये समझाने के क्रम में हूं कि किस चीजों का प्रयोग करके हम अपने निबंध को प्रभावी बना सकते हैं। उन चीजों का प्रयोग करना जिससे कि जो निबंध की हमारी मांग के आधार पे हो और हमारी थीम के आधार पे हो। तो उसी क्रम में अगर हम बात करें तो मैंने आपको मध्यकाल में साहित्य, मुगल साहित्य, उसके बाद में जो वैश्विक परिदृश्य है उसके बारे में बताने की कोशिश करी। अगर इसी क्रम में अगर हम भारत में बात करें तो भारत में भी आपको पता है कि भारत की आज़ादी में, कि भारत की जो आज़ादी है या भारत की आज़ादी या उससे पहले की अगर हम बात करें तो भारत में जितने क्या बोलते हैं कि जो सामाजिक बुराइयां थी, मान लीजिए 1800 से 1850 की ईस्वी की हम बात करें तो जैसे मान लीजिए सती प्रथा है, ठगी प्रथा है, उसको समाप्त करने के लिए या जो स्त्री शिक्षा उसको बढ़ावा देने के लिए, बाल विवाह की समाप्ति के लिए तो बहुत सारा साहित्य लिखा गया। यानी कि भारत में अगर पर्टिकुलरली हम बात करें तो इस विषय में भी हम लिख सकते हैं कि भारत में मान लीजिए कि 1800 से 1850 की ईस्वी की अगर हम बात करें तो इस बीच में सामाजिक बुराइयों को किस तरीके से समाप्ति हुई उसके विषय में हम साहित्य के आधार पे बता सकते हैं। देखिए मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश में हूं कि किस तरीके से आप निबंध को बहुआयामी बनाएंगे। देखिए निबंध लिखने के, मैंने फिर से आपको बता रहा हूं कि 2 क्लास मैंने आपके लिए, तो मैंने उसमें भी ये बात बोली कि निबंध लिखने के सबके अपने अपने तरीके हैं। उसी क्रम में अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आपको ये बताने की कोशिश में हूं कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं जो आपके निबंध को प्रभावी बनाएंगी। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपका निबंध डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। उसी क्रम में अगर हम बात करें तो मैंने आपको ये बताया कि भारत की आज़ादी में साहित्य की बहुत भूमिका रही, साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं की भूमिका रही या कविता के माध्यम से भूमिका रही। तो देखिए डिफरेंट तरीके से आप अपने निबंध में इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे। अगर आप निबंध में इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो आपका निबंध अच्छा होगा। मैं आपको सिर्फ एक क्रम बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस क्रम में अगर आप लिखेंगे तो आपका निबंध बहुत अच्छा होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने विश्व की घटनाओं के बारे में बता दिया, आपने मैंने आपको बताया प्रबोधन का काल बताया, पुनर्जागरण बताया, या उसी क्रम में आप उसमें फ्रांस की क्रांति के बारे में बता सकते थे कि फ्रांस की क्रांति में किस तरीके से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा मिला। तो वो कहीं ना कहीं मानव की स्वतंत्रता की बात करता था। तो समाज के नव निर्माण में अगर साहित्य की भूमिका लिख रहे हैं तो समाज में जब नव निर्माण होगा तो साहित्य किसी ना किसी तरीके से उस पर इम्पैक्ट डालेगा। तो वो सारी चीज़ों को हम अपने निबंध में लिख सकते हैं। उसी क्रम में अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आप ये बता सकते हैं कि जो समाज है, भाई समाज क्या है कि समाज में अगर साहित्य अच्छा लिखा जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर समाज है तो समाज में कुछ सामाजिक व्यवस्था भी होगी। अगर साहित्य की पॉजिटिव भूमिका होगी तो क्या होगा कि जो सामाजिक, मान लीजिए कि गरीबी कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, ये इसका एक सामाजिक प्रभाव है। और दूसरी अगर हम बात करें, आर्थिक बात करें कि समाज पे जो आर्थिक प्रभाव की बात करें, देखिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम साहित्य पे निबंध लिखेंगे तो साहित्य पे निबंध लिखने में क्रम में ये आवश्यक है कि साहित्य पे निबंध, ऑब्वियस सी बात है कि उसका समाज पे कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा। और समाज क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है कि लोगों से मिलकर बनता है। अगर लोगों से मिलकर बनता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके जब वो आपस में मिलकर रहते तो उनकी कुछ ना कुछ समस्याएं होंगी। उन समस्याओं को साहित्य किस तरीके से उनको उजागर करता है और उन सामाजिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है। मान लीजिए अगर इसके आर्थिक प्रभाव की बात करें तो आप देखेंगे कि 1800 से 1900 ईस्वी की हम बात करें तो इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो औद्योगिकरण हुआ
इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में, तो उसके बाद में आपने देखा कि श्रमिकों की जो स्थिति वो खराब होना शुरू हुई। तो आपने इसे कार्ल मार्क्स का आपने नाम सुना होगा कि कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखी थी दास कैपिटल। तो उन्होंने क्या बोला था कि विश्व के जितने श्रमिकों हैं आप एक हो जाओ, कि आपके पास खोने के एक जंजीर के खोने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। तो आप बात समझ रहे हैं कि हर एक इरा में, हर एक काल में किस तरीके से साहित्य लिखा गया है, साहित्य का समाज पे क्या प्रभाव पड़ा है, उन चीज़ों को आप अपने निबंध में लिख सकते हैं, जिससे कि जो आपका निबंध है वो प्रभावी बने। उसी क्रम में मैंने आपको बताया कि जो क्या बोलते हैं कि भारत में अगर सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए साहित्य लिखा गया, उसके बाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्वतंत्रता संग्राम में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो देखिए इस तरीके से आप अगर लिखेंगे तो डेफिनेटली आपका जो निबंध है वो अच्छा होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं आपको ये बताने के क्रम में हूं कि साहित्य के निबंध में जब हम चीज़ें लिखते हैं तो उनको किस तरीके से लिखें जिससे कि हमारा निबंध जो है वो बेहतर हो और हमारे लिए अंकदायी हो। उसी क्रम में मैंने आपको कम से कम 5 से 6 डायमेंशंस बताई कि उन चीज़ों को क्या क्या हम उसमें लिखें जिससे कि हमारा जो निबंध है वो और बेहतर बने। बात अगर इसी क्रम में आगे हम बात करते हैं तो देखिए क्या करते हैं कि बच्चे जब निबंध लिखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि वो हिंदी साहित्य का पूरा निबंध लिख देते हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें कि भारत में जो सामाजिक बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए आपने नाम सुना होगा मुंशी प्रेमचंद जी ने और मैथिली चरण गुप्त जी ने बहुत सारे इसे साहित्य लिखा जिससे कि जो सामाजिक बुराइयां थी उनको दूर किया जा सके। तो उसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो आप मुंशी प्रेमचंद जी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए उनका उपन्यास था गोदान था, आपने पढ़ा होगा, नमक का दरोगा था। तो उसने किस तरीके से समाज पे प्रभाव डाला और उसका सकारात्मक क्या प्रभाव हुआ, तो उन चीज़ों को भी आप अपने निबंध में लिख सकते हैं। उसी क्रम में अगर हम अगली बात करें तो इस अगले क्रम में हम ये बोल सकते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के बाद अगर आप देखेंगे, भारतीय परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो भारत की स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि जो शरणार्थी समस्या थी तो उस पर निबंध लिखा गया। या उसके बाद की अगर हम बात करें तो आपको एक केस बताता हूं कि देखिए 1967 के बाद में भारत में क्या हुआ कि भारत में सरकार बदली तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ तो क्या डिस्टॉर्शन हुआ, यानी कि कुछ ना गरीबी बढ़ी, भुखमरी बढ़ी। तो उसी के आधार पे भारत में निबंध लिखा गया, मतलब भारत में साहित्य को लिखा गया। गरीबी, भुखमरी आदि चीजों को लिखा गया। तो उसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो मैं आपको एक केस स्टडी के बारे में बता रहा था कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको पूरा क्रम बताया कि आप प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल से लेकर के उसके बाद में कैसे आधुनिक काल तक किस तरीके से हम चीज़ों का प्रयोग करके अपने निबंध को बेहतर बना सकते हैं। उसी क्रम में अगर आप वैश्विक परिवेश में देखेंगे, फ्रांस की क्रांति हो गई, रूस की क्रांति हो गई, अमेरिका की क्रांति हो गई, उसमें उसकी क्रांति में साहित्य की कितनी भूमिका रही। अगर आप उन पॉइंट्स को अपने निबंध में लिखेंगे तो आपका निबंध बहुत बेहतर होगा। अगर उसी क्रम में हम बात करें कि भारत की आज़ादी तक मैंने आपको बताया कि जैसे भारत की आज़ादी में देखिए बहुत सारे गीत है, कविता लिखे गए, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इस तरीके की जो चीज़ें थी, किस तरीके से लोगों को मोटिवेट करने के लिए साहित्य लिखा गया, तो उनका भी आप जिक्र करेंगे। अगर मैं आज़ादी के बाद की बात करूँ तो मैं आपको 1967 की एक घटना के बारे में बता रहा था कि 67 के बाद में क्या हुआ, सरकार चेंज हुई। या उससे पहले आपको याद होगा कि एक केस स्टडी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि रामधारी सिंह दिनकर जो कवि थे उनकी मुलाकात एक बार क्या वो लाल किले पे जब झंडारोहण हो रहा तो नेहरू जी से हो रही थी। तो नेहरू जी जैसे ही स्टेज पे चढ़े तो वो थोड़ा लड़खड़ा गए। तो रामधारी दिनकर ने उनको उठाया और उनको एक वक्तव्य बोला कि जब जब राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्य उसको ताकत देता है। तो देखिए इस तरीके की कोटेशन का प्रयोग आप अपने निबंध में कर सकते हैं। या दूसरी मैं एक बात बोलूँ यहीं पे, जैसे कि मैंने आपको मार्क्सिज्म बताया कि कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने मजदूरों के हितों के लिए
साहित्य लिखा। उन्होंने ये बताया कि जो दुनिया के मजदूर हैं उनका किस तरीके से शोषण हो रहा है, उनको किस तरीके से उनके 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 अधिकारों की बात करी। तो उन सब चीज़ों को भी आप अपने निबंध में लिखें। आप मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, निराला जी का जो भी आपको कोटेशन आती है आप उन कोटेशंस को भी लिखें। तो देखिएगा तब आपका निबंध थोड़ा बहुआयामी होगा। मैं फिर से आपको वही बात दोहराता हूँ कि जब साहित्य का निबंध लिखा जाता है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो हिंदी साहित्य का पूरा एक ऊपर से नीचे तक एक डायमेंशन में लिख देते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप इस तरीके से चीज़ें लिखेंगे तो उन तरीकों से लिखने के बाद में आपका निबंध डेफिनेटली बहुत ही प्रभावशाली होगा। उसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको 67 के बाद की बात बताई। अगर इसी क्रम में बात करें तो अगर हम गांधी जी की बात करें या रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करें, जैसे मान लीजिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो उन्होंने क्या बोला था कि जिनका साहित्य था वो मानवतावादी था। कैसा साहित्य था उनका? मानवतावादी। या गांधी जी की बात करें तो गांधी जी के साहित्य के बारे में आपको एक विषय पता है कि उन्होंने अंत्योदय, सर्वोदय या ट्रस्टीशिप की बात करी। अब अगर उन्हीं के अगर गांधी जी की हम पर्टिकुलरली बात करें तो आपको ये पता है कि उनके जो विचार थे वो राज्य के निर्देशिक तत्व में, मान लीजिए आर्टिकल जो डीपीएसपी है, आप समझिए इस बात को कि उसमें आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, 43A या आर्टिकल 47 या 48 इनमें गांधीवादी जो विचारधारा है उनको समाहित किया गया है। तो राज्य कहीं ना कहीं आज के वर्तमान परिदृश्य में देखें तो राज्य में जब पॉलिसी बनाता है राज्य, तो इन आर्टिकल्स का भी तो सहारा लेता है कि इन आर्टिकल्स के आधार पे हम समाज को कितना बेहतर कर सकते हैं। देखिए, मेरे समझाने का मतलब ये है कि आप निबंध में कितने डायमेंशंस को यूज करें। जितनी ज़्यादा आप डायमेंशंस लिखेंगे उतना आपका निबंध बेहतर होगा। उसी क्रम में अगर हम बात करें तो मैंने आपको भारतीय परिप्रेक्ष्य में बताया। भारतीय परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको बताया कि हिंदी साहित्य हो गया, उर्दू साहित्य हो गया, संस्कृत साहित्य हो गया, संगम साहित्य हो गया, बौद्ध साहित्य हो गया, जैन साहित्य हो गया। इसके विषय में आप थोड़ा थोड़ा बताएं जिससे कि जो आपकी कॉपी चेक करे एग्जामिनर उसको इंटरेस्ट है कि आपको साहित्य का एक होलिस्टिक नॉलेज है। उसी क्रम में हम बात करें, मैंने आपको वैश्विक परिदृश्य के बारे में भी बताया कि वैश्विक परिदृश्य में जो जो घटनाएं घटी उसमें साहित्य का क्या क्या प्रयोग हो सकता था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो मैंने आपको भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में बताया। उससे पहले मैंने जो भारत में सामाजिक बुराइयां थी उनको किस तरीके से हैंडल करना उसके बारे में मैंने बताया। उसके बाद में मैंने आपको एक केस स्टडी बताई। उसी के अगले क्रम में अगर हम बात करें तो हम ये देखेंगे कि अगर 60 या 70 के दशक के बाद भारत में 60 या 70 के दशक के बाद आप देखिएगा कि नारीवादी साहित्य को भी बढ़ावा मिला। नारीवादी साहित्य क्योंकि नारी की, महिला की भूमिका साहित्य में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समाज में तो स्त्री भी होती है, पुरुष भी होते हैं। तो इस क्रम में अगर नारीवादी साहित्य की बात करें तो 60 से 70 के दशक के बाद महिला अधिकारों की बात होने लगी। महिला सशक्तिकरण या महिला अधिकारों की बात होने लगी। तो किस तरीके से हम साहित्य का प्रयोग महिला अधिकारों को बेहतर करने, महिला सशक्तिकरण को करने में यूज कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताने के क्रम में हूं कि आप किस तरीके से अपने निबंध को बेहतर बना सकते हैं। उसी क्रम में अगर नारीवादी साहित्य आप लिखेंगे, उसके बाद में आप 90s के दशक के बाद बात करेंगे तो दलित साहित्य के बारे में भी आप बता सकते हैं। दलित साहित्य के बारे में अब जैसे मान लीजिए आपको नारी साहित्य के बारे में लिखना, तो इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते, जैसे कृष्णा सोबती का आप एग्जाम्पल दे सकते थे, महादेवी वर्मा का आप एग्जाम्पल दे सकते थे। तो ये देखिए आप पे है कि आप कितने एक दो एग्जाम्पल लिख करके अपने निबंध को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप इतनी डायमेंशन का यूज करेंगे तो आपका निबंध डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। उसी क्रम में हम बात करें, अगर इसी इरा की हम पर्टिकुलरली वैश्विक परिदृश्य में बात करें तो आपको पता होगा कि 1963 में अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आपने नाम सुना जरूर होगा इनका, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने एक भाषण दिया था जिसमें उनकी शुरुआत होती थी आई हैव ए ड्रीम। तो उसमें उन्होंने क्या बोला था? उसमें उन्होंने ये बोला था कि नागरिक और जो अधिकार है उनको किस तरीके से सशक्त बनाए। नस्लवाद जो अमेरिका में, जब आपने पढ़ा होगा, जब अमेरिका की क्रांति आप पढ़ते हैं तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे गृह युद्ध हुआ था। तो नस्लवाद को किस तरीके से समाप्त करें तो उसका वहाँ के समाज पे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर समाज के नव निर्माण में साहित्य की भूमिका में लिख रहे हैं तो 1963 का जो मैंने आपको अभी जिक्र किया कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो कोटेशन भाषण था जिन्होंने बोला था आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम,
कि नस्लवाद को किस तरीके से समाप्त करें, नागरिक और मौलिक अधिकारों को किस तरीके से बढ़ावा दें। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप निबंध लिखें तो निबंध की बहुत सारी डायमेंशंस को आप ऐड करें। आप हिंदी साहित्य के अलावा संस्कृत साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, भक्ति साहित्य, सूफी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, सबके विषय में थोड़ा थोड़ा बताएं। एक एक आप लेखक का नाम लिख देंगे, एक दो आप कोटेशंस लिख देंगे तो आपका निबंध बेहतर होगा। क्योंकि देखिए नव निर्माण में अगर समाज में सामाजिक विघटन भी होगा, सामाजिक बुराइयां भी होंगी, उन बुराइयों को समाप्ति के लिए साहित्य लिखा जाएगा। साहित्य किस तरीके से उन बुराइयों को उजागर करता है और उन बुराइयों को किस तरीके से समाप्ति की ओर ले जाता है, तो इन चीज़ों को भी आपको अपने निबंध में लिखना होगा। उसी क्रम में अगर हम बात करें तो मैंने आपको मार्टिन लूथर किंग जूनियर का भी बताया कि उनके एक भाषण में उन्होंने बोला था आई हैव ए ड्रीम, कि उन्होंने किस तरीके से नस्लवाद को समाप्ति के लिए बोला। तो देखिए इसी क्रम में देखिए क्या हो सकता है कि आपके एग्जाम्पल देने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। आप किसी भी तरीके से अपने निबंध को लिख सकते हैं। उसी क्रम में अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो इन चीज़ों का अगर आप प्रयोग करेंगे, इन चीज़ों को आप लिखेंगे तो आपका निबंध डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। देखिए दूसरी चीज़ जो आपको समझनी है, आपको यह समझना है कि आपके निबंध का किस तरीके से प्रवाह बना रहे। प्रवाह के लिए आपको सबसे जरूरी यह समझना है कि आपके निबंध में तारतम्यता होनी चाहिए। आपका एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से लिंक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका एक पैराग्राफ कुछ और बोल रहा है, दूसरा पैराग्राफ कुछ और बोल रहा है। तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है। निबंध में देखिए बहुत जरूरी चीज़ ये होती है कि आपकी भाषा जो हो वो सरल रहे, सहज रहे, और आप जितने अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, जितने अच्छे आप कोटेशंस का प्रयोग करेंगे, जितने अच्छी केस स्टडी जो आपके क्या बोलते हैं कि निबंध की मांग के आधार पे होगा, उतना आपका निबंध बेहतर होगा। उसी क्रम में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई कि इन चीज़ों का प्रयोग करके आप अपने निबंध को बेहतर बना सकते हैं। उसी क्रम में अगर हम अगली डायमेंशन की बात करें तो अगली डायमेंशंस में मैंने आपको बताया कि आप दलित साहित्य के बारे में बता सकते थे, दलित साहित्य के बारे में बता सकते थे, या 90s के अगर दशक के बाद की भारत में अगर हम बात करें, पर्टिकुलरली भारत की बात करें, तो भारत में आपको पता है कि एलपीजी रिफॉर्म्स हुए। उसके बाद में क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या पड़ा, ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा इन्वायरमेंट पे, पर्यावरण पे। तो देखिए ना, जो आज अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में अगर सबसे ज़्यादा हम किस पे बात करते हैं कि पर्यावरण को किस तरीके से हम बचाएं, पर्यावरण को किस तरीके से हम बेहतर बनाएं। क्योंकि क्या हुआ कि संसाधनों का प्रभावी उपयोग नहीं हुआ, यानी कि उनका अंधाधुंध प्रयोग हुआ, आर्थिक निश्चयवाद सिद्धांत की ओर बढ़ा। उससे क्या हुआ कि हमारा पर्यावरण कहीं ना कहीं उसको हार्म हुआ, वो नुकसान हुआ। तो अगर समाज के नव निर्माण में साहित्य की भूमिका की बात करेंगे तो उसमें आप एक एंगल पर्यावरण का भी लिख सकते हैं कि 90s के दशक के बाद आप देखेंगे कि पर्यावरण के प्रति शिक्षा में काफी बढ़ावा मिला, लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक होना शुरू हुए। तो देखिए इस तरीके से आप अपने निबंध में इतनी डायमेंशंस को ऐड करेंगे तो आपका निबंध बेहतर होगा। अब अगर हम बात करें इसी क्रम में कि जब हम इसको क्या बोलते हैं कि इसका निष्कर्ष लिखेंगे, निष्कर्ष मैंने आपको बताया है हमेशा कि आप सकारात्मक सोच के साथ अपने विचारों को लिखेंगे तो आपका निबंध डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। आप जितनी ज़्यादा डायमेंशंस का प्रयोग करेंगे, आप वैश्विक समस्याएं, वैश्विक पटल पे जो साहित्य की भूमिका रही, भारतीय परिदृश्य में जो साहित्य की भूमिका रही, अगर आप इन चीज़ों को लिखेंगे तो आपका निबंध बहुत अच्छा होगा। उसी क्रम में मैंने आपको फिर से मैं आपको अगर रिपीट करूँ वो चीज़ें, तो मैंने आपको वैदिक साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, भक्ति साहित्य, उर्दू साहित्य या अंग्रेजी साहित्य, उसके बाद में मैंने वैश्विक पटल पे जो पुनर्जागरण, प्रबोधन काल, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, उन सब के बारे में बताया कि आप उन सारे पॉइंट्स को ऐड करेंगे अपने निबंध में तो आपका निबंध बहुत अच्छा होगा। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में आपको बताया था कि वर्तमान समय में क्या सबसे बड़ी समस्या है, पर्यावरणीय समस्या है, कि पर्यावरण, महिला अधिकारों की बात, मानव अधिकारों की बात, इस पे साहित्य लिखा जा रहा है। दूसरी बात ये करें कि जो वर्तमान में मान लीजिए कि जो युग है वो आपको पता है कि वैज्ञानिक युग है, तो वैज्ञानिक युग में कुछ नई नई समस्याएं इमर्ज होकर आ रही हैं। जैसे मान लीजिए कि परमाणु हमले की कभी कभार आप देखते हैं, तो जो वैश्विक समस्याएं, जैसे वर्तमान समय में आप देखेंगे चाहे रूस यूक्रेन वार हो गया, उसको किस तरीके से समाप्त करने के लिए हम साहित्य को लिखें जिससे कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े।
दूसरा पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में आपको बात बताई। देखिए आपको पता होगा कि 2018 में आपने स्वीडन की एक बच्ची थी जिसका नाम था ग्रेटा थुनबर्ग, उसका आपने नाम सुना होगा कि उसने पर्यावरण को बचाने के लिए पार्लियामेंट के बाहर स्ट्राइक करी थी। तो देखिए कहीं ना कहीं उसने कुछ ना कुछ तो कहीं से पढ़ा होगा या सीखा होगा कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो ये इसमें कहीं ना कहीं साहित्य की तो भूमिका रही होगी। देखिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप केस स्टडी हो गए या एग्जाम्पल्स हो गए उनको आप लिख करके अपने निबंध में किससे उसको कैसे उसको प्रभावी बनाएं। उसी क्रम में अगर निष्कर्ष में हम बात करें तो आप इन चीज़ों का जिक्र कर सकते हैं, या आप ये देखेंगे रामायण महाभारत उनसे कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो अभी समाज में आ रही कि बच्चे उनसे क्या सीख सकते हैं, उसकी जो रामायण हो गया या महाभारत उससे सीख करके बच्चों में सकारात्मक सोच कर बच्चे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी अगर आप अपने निबंध में लिखेंगे तो आपका निबंध डेफिनेटली अच्छा होगा। देखिए ये एक लिखने का तरीका है, मैं फिर से आपको बार बार वही बात बोलूँगा कि अगर आप निबंध में जितनी ज़्यादा डायमेंशंस का प्रयोग करेंगे, निबंध में अगर आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे तो आपका निबंध डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। आप इस तरीके से निबंध को लिखिए, आपको डेफिनेटली इससे लाभ होगा। जितनी ज़्यादा आप डायमेंशंस लिखेंगे उतना आपका निबंध अच्छा होगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक की हम बात करें, अगर पर्टिकुलर टॉपिक तो साहित्य में जो हम निबंध लिखते हैं तो साहित्य में निबंध लिखने में मैं आपको फिर से बात बोल रहा हूँ, आप कोटेशन का अच्छा प्रयोग करें। जो आप कोटेशन लिख रहे हैं उसको जस्टिफाई करिए। जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको आप बताएं, सामाजिक बुराइयों को किस तरीके से समाप्ति उसके बारे में बताएं, किस तरीके से समानता आए, सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिले, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो, साहित्य में किस तरीके से भूमिका निभा सकता है। तो वो सारे एंगल अगर आप ऐड करेंगे तो आपका निबंध डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। अगर उसी क्रम में बात करें तो मैंने आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में भी बताया, मैंने आपको वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी बताया। तो अगर इस तरीके से आप निबंध लिखेंगे तो आपका निबंध डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा और आपको अच्छे अंक दिलाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, और इस सीरीज का अगला लेक्चर जो 4 होगा वो क्या बोलते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं जो या अर्थव्यवस्था पे उस पर निबंध आएगा। थैंक यू सो मच।